नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोवी। ईरान किसी भी अमेरिकी हमले पर चुप नहीं बैठेगा, भले ही ईरान अमेरिकी शांति वार्ता जारी है। ईरान का दावा है कि अमेरिका हमलों का मुंहतोड़ जवाब ईरान की ओर से दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर ईरान नहीं झुकेगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार ईरान को एक अलग अंदाज में धमकी दे दी है। ट्रंप का यह कहना है कि ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम लेने के लिए सेना भेजने के प्लान को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। एक तरफ अमेरिका ईरान को धमका रहा है तो दूसरी ओर दोनों देशों के बीच बातचीत में प्रोग्रेस का भी दावा किया जा रहा है। तो क्या ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर लंबा टिक पाएगा? होर्मुज विवाद का हल क्या जल्द सुलझ पाएगा? खाड़ी के तेल पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था क्या पटरी पर लौट पाएगी? ये वो सवाल हैं जो यक्ष प्रश्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। ईरान का कुवैत बहरीन पर जवाबी हमला, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर धमाके और धुएं के गुबार नजर आ रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी अटैक के जवाब में पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन की ओर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। यह हमला बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया गया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर 4 आत्मघाती ड्रोन भेजे थे, जिन्हें अमेरिकी सुरक्षा बलों ने समय रहते मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के 2 रडार ठिकानों को निशाना बनाया, जिस पर ईरान ने पलटवार करते हुए मिसाइल से अटैक किया है। ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। 6 मिसाइलों को रोक दिया गया और 7वीं अपने इच्छित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने यह हमला हॉर्मुज की ओर से लॉन्च किए गए 4 ईरानी एक तरफा हमले वाले ड्रोन को मार गिराने के कुछ घंटों बाद किया। बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाने के ईरानी दावे झूठे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान डील होती है तो वे ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने को तैयार हैं। ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम लेने के लिए सेना भेजने के प्लान को रद्द किया गया है। ईरान का दावा है कि दुश्मन ठिकानों पर एरोस्पेस मिसाइलों से हमला किया गया और ये अमेरिकी सेना के हमले में जवाबी कार्रवाई थी। अमेरिकी सेना में सीज फायर के बीच वार पलटवार हमले जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बारूद के ढेर पर इस वक्त मिडिल ईस्ट नजर आता है, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि बातचीत को लेकर प्रोग्रेस हो रही है, दिलचस्पी डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर से वो बात करना चाहते हैं, डील फाइनल करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं। तो दूसरी ओर वो धमकी भी देते हैं कि उनकी फोर्सेस तैयार थी, यूरेनियम एनरिच्ड को लेकर वो हमला करने की तैयारी में थे, सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी में थे। बार बार ईरान को धमकी देते हैं, लेकिन ईरान की ओर से साफ कहा जा रहा है कि वो झुकने को तैयार नहीं है, सरेंडर नहीं किया जाएगा। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं आनंद स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद स्वरूप जी, जिस तरीके से ये युद्ध थमने के बजाय भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरानी रडार साइट्स पर हमला अमेरिका ने कर दिया है, तो दूसरी ओर बहरीन और कुवैत में बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागी हैं। हालांकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि हमला पहले अमेरिका ने किया, अमेरिका का कहना है कि ईरान ने पहले हमला किया। तो ये किस तरीके से आपको लग रहा है कि आगे बढ़ता हुआ ये युद्ध दिखाई दे रहा है? इसके थमने के तो आसार अभी हाल फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे, यक्ष प्रश्न बन गए हैं। आनंद स्वरूप जी, आवाज आ रही है आपको? आनंद जी, खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर डीके गुप्ता जी। ये जो हमला हुआ है बहरीन और कुवैत पर, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने दागी है और दूसरी ओर अमेरिका की ओर से ईरानी रडार साइट्स पर हमला हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको कि युद्ध और भड़केगा या फिर ये थोड़ी सी चिंगारी है? नमस्कार। देखिए, युद्ध भड़केगा नहीं, ये स्पोरेडिक युद्ध चलते रहेंगे जब तक कि मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो जाता है अमेरिका के अंदर, क्योंकि एक पॉजिटिव नोट के साथ ट्रंप जाना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल रोक दी है ईरान की,
और बहुत कम खर्चे में 30 से 40 बिलियन डॉलर में मैंने कर दिया ऐसा कमाल, जो कि कई राष्ट्रपति जो है नहीं कर पाया था। वेनेजुएला को मैंने कब्जे में ले लिया है, क्यूबा लगभग खाए बिना मर रहा है, ग्रीनलैंड को हमने अपने नाटो की फौज से कब्जा कर लिया है। और इस तरह के, और टैरिफ को एक हथियार बना के देखो मैंने दुनिया में किस तरह तहलका मचा रखा और पैसा कमा रहा हूं मैं। तो इस सारी चीजों के बीच में अभी ईरान को चूंकि इन्होंने बिल्कुल इकोनॉमिकली जो है डाउन कर रखा है, बिल्कुल उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बंद है। तो उसके साथ साथ जो अमेरिका धीरे धीरे छोटे छोटे जो उसके बेस ईरान के बचे हुए उस पर अटैक कर रहा है 5-6 दिन के अंदर में एक बार, उसको रिटिलेट अपने ऑडियंस को करने के लिए ईरान भी कर रहा है। अब चूंकि कुवैत को ही इसमें क्यों कर रहा है, क्योंकि यूएई से ज्यादा उसको रेसिस्टेंस मिला और विश्व के जो और उसके साथी दोस्तों ने बहुत ज्यादा भर्त्सना की है। अब वो कुवैत को टारगेट कर रहा है। देखिए पूरे 40 से 45 हजार फौज रहती है मिडिल ईस्ट में अमेरिका की, उसमें से 13 से 14 हजार फौज केवल कुवैत में रहती है, क्योंकि कुवैत स्ट्रेटेजिकली बहुत कंट्रोल में रहता है अमेरिका के जब से इराक युद्ध हुआ है, क्योंकि उसका पक्ष दिया था अमेरिका ने, और वहां से ओरिजिनल ऑपरेशन को क्रिएट करता है। इजराइल ने इस युद्ध में कुवैत से बेस बना के अटैक कर रहा था, इसलिए वो यूएई के बाद सेकंड जो है कुवैत को टारगेट कर रहा है बार बार, कुवैत जो है उसको मना करे कि हमारे यहाँ से अपने बेस को हटाइए या जो भी है। तो एक रीजन है कि 10-15 दिन से कुवैत पे ज्यादा अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये स्पोर्डिक अटैक चलते रहेंगे और इसके ये अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए, और जो उसकी मजबूरी है, जैसे कि देखो मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका ने मेजर जो उनके चौक पॉइंट बना दिया है, उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों रोक के उसको बिल्कुल अंदर से खोखला कर रहा है। तो वहां पे और कुछ अटैक कर करके जो छोटे मोटे रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर हैं या कुछ ऐसे सेंटर जिसको रोज अमेरिका बचे खुचे को भी डाउन कर रहा है, इसलिए ये छोटे मोटे अटैक चलते रहेंगे। लेकिन मिड टर्म से पहले तक कोई बड़ा अटैक नहीं होगा, किसी एक हाउरिंग के साथ नहीं जाना चाहेंगे ट्रंप इलेक्शन में। जी ठीक है, डीके गुप्ता जी जो बात कर रहे हैं, आनंद स्वरूप जी आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरी बात यह कि जब अमेरिका ये कहता है कि ईरान के पास तो मिसाइल क्षमता ही खत्म हो गई है, 22% उनके पास मिसाइल पावर बची है, तो क्या इस युद्ध को ईरान लंबा खींच पाएगा? जी बोलिए। ऐसा है कि युद्ध बॉक्सिंग बाउट होता है, इसके 12 राउंड्स होते हैं, तो 10 राउंड इसके अंदर हो चुके हैं। अब जो ये चल रहा है वॉर, ये प्राइमरी एक तरीके से कह सकते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। बैकग्राउंड को अगर हम देखते हैं, 12,500 एयर स्ट्राइक्स करने के बाद भी अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया। आज वो कहते हैं कि 22% उनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी बची है, उनके पास अपने ड्रोन्स बचे हुए। अगर 22% भी बची है तो आज वो कह दीजिए कि एक कदम से एक कदम साथ मिला के चल रहे हैं। उनके एक भी अगर साइड से अटैक होता है, अमेरिका ने उनकी रडार्स को इम्पैक्ट किया है, तो उन्होंने इमीडिएटली उनके जो सेंटर्स थे और जो उनके गल्फ कंट्रीज उनको सपोर्ट करते हैं अमेरिका, उनको हिट किया, एक तरीके से उनके नर्व सेंटर को दबाने की बनने की कोशिश की है। तो ईरान तो पीछे हटने वाला है नहीं, मगर ये युद्ध कह दीजिए पूर्णतः जैसे स्टार्टिंग में चला था, लगातार चल रहा था, बहुत नुकसान हो रहे थे, उस स्टेज पे भी नहीं है। अमेरिका की अपनी जो कह दीजिए कि मिसाइल्स थी, पैट्रियट थी, इनके 85 to 90% को खुद खत्म कर चुकी है। अगर वो कहते हैं कि 22% इनका बचा हुआ है ईरान का, तो उनके पास तो 90% खत्म हो चुका है, मात्र 10% लास्ट में बचे हुए हैं। तो उनके पास भी कोई ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। अब ये खाली कह दीजिए बहुत ही स्लो पेस पे वॉर चल रहा है और शब्दों का युद्ध ज्यादा हो गया है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा हो गया, स्टेटमेंट्स बहुत आ रही हैं। और आप देखिए जहां हजारों मिसाइल चल रही थी दिनों दिन, आज खाली 7 मिसाइल्स ने न्यूज बना दी है करके, उसमें से भी 3-4 मिसाइल जो है उन्होंने बैकफायर कर गया, उनको स्टॉप कर दिया गया। उन्होंने अपने जो शिप्स थे, अमेरिका ने उनका विड्रॉ भी किया है और मुझसे थोड़ा पीछे किया ताकि उनके रेंज से बाहर होते। तो ये युद्ध जो है एक शाब्दिक युद्ध हो गया है। इस युद्ध के अंदर कह दीजिए जो असला था दोनों पार्टीज का काफी हद तक खत्म हो चुका है, मगर ईरान अभी भी ऐसी क्षमता रखता है, मैं ये मानता हूँ, कि जिससे एक डिफरेंस उन्होंने क्रिएट कर रखा है अमेरिका। इसलिए अमेरिका ज्यादा आप कह दीजिए कि आगे बढ़ के वॉर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है ईरान का काफी हद तक डैमेज हो चुका है, फिर भी अमेरिका चांस नहीं ले रहा, क्योंकि मिसाइल अभी भी इनके पास में, और कह दीजिए हीट सीकिंग मिसाइल से इन्होंने इनके जो 15 अपने फाइटर थे, स्टेट फाइटर, उसको भी डाउन कर दिया था। तो वरना जी ये वॉर जो है अभी एक कह दीजिए छुटपुट कह दीजिए स्किर्मिशेस पे चलेगा, इसमें कोई पूरा दम बचा नहीं। हाँ, दोनों पार्टी चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति पहल करे और मिल करके एक जो दोनों को एक्सेप्टेबल हो उस लेवल पे आ जाए। ईरान अपना यूरेनियम छोड़ने को तैयार नहीं है, अमेरिका उसके बगैर जाने को तैयार नहीं है। ट्रम्प साहब के मिड टर्म इलेक्शन सामने आ रहे हैं नवंबर के अंदर, रेटिंग्स उनकी 35% गिर चुकी है, तो इसलिए वो विड्रॉ तो करेंगे नहीं। तो वो फेस से भी एक्सेप्ट चाह रहे हैं, जो मिल नहीं पा रहा है अभी तक ईरान से।
बिल्कुल डीके गुप्ता जी, लेकिन इस पूरे युद्ध का जो एपिसेंटर इस वक्त बना हुआ है वो होर्मुज है और वहां पर उसे खुलवाने के लिए अमेरिका की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जब ईरान ने कह दिया कि लेबनान पर जब तक हमले नहीं रुकेंगे होर्मुज नहीं खोला जाएगा, इजराइल तो फिर से लेबनान पर हमले कर रहा है, यानी अमेरिका की बात इजराइल नहीं सुन रहा है, तो कैसे समझौता हो पाएगा, कैसे डील होगी? देखिए वंदना जी, अमेरिका खुद नहीं चाहता कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले। देखिए वो उसके 3-4 टारगेट हैं और उसने एक बहुत बेहतरीन टारगेट निकाला टैरिफ को। 301 पे कहीं टैरिफ लगा देता है। देखिए भारत 12.5 टैरिफ लगाया गया है अभी। तो इस टैरिफ से लगने पर एक न्यूज तो बन जाती है, लेकिन पैसा आना शुरू हो जाता है अमेरिका के अंदर। पैसा आना शुरू हो जाता है उसी दिन से शुरू हो जाता है जब से इम्पैक्ट इसका इफेक्टिव डेट हो जाती है जी। तो वो 3 हथियार, एक तो क्रूड ऑयल दुनिया में अपने कब्जा करना है, उसी के तहत उसने वेनेजुएला कब्जा किया, क्यूबा कब्जा कर रहा है और बहुत सारे वेस्ट अफ्रीकन कंट्री कब्जा कर चुका है। इराक और कुवैत उसी के लगभग कब्जे में। दूसरा उसको युद्ध से, देखिए अभी कल की न्यूज है, उसने कुवैत को $2 बिलियन का हथियार बेचा है। कुवैत को, इसलिए कुवैत में अटैक हो रहे हैं, कुवैत को बेचा हथियार, तो उसके हथियार लगातार बेच रहे हैं, तो उससे रोजगार उत्पन्न हो रहा है। उसके यहाँ लोग, उसके 24 घंटा ऑफिस खुली हुई है, उनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। तीसरा है वो जो है यहाँ पे हॉर्मुज को जो टैरिफ है, टैरिफ को हथियार बनाया था। क्रूड, डिफेंस और टैरिफ से जो पैसा आ रहा है, तीनों से मागा का प्लान उसका सक्सेस हो रहा है अमेरिका का। और चाहे दुनिया उसके बारे में ट्रंप को चाहे कितनी भी गालियां दे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन अपने देश के लिए जो इलेक्शन में उसने प्रॉमिस किया था कि मुझे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, और मैं बता दूं कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी इसकी बढ़ी है इस समय। 29 दशमलव समथिंग से 32 दशमलव समथिंग हो गई है ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ी है। इन्फ्लेशन रेट लगभग 3-3.5% है, जो दुनिया में बेस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है। उतना चाहिए भी रोजगार उत्पन्न करने के लिए। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो रोजगार नहीं होता, कम होता है तो भी काम नहीं होता, तो उतना चाहिए। तो और उसके बाद देखेंगे निकला जनरेशन भी हुई है। तो सब मिला जुला के अमेरिका नहीं चाहेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले, और ईरान पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि खुले, क्योंकि अगर वो नहीं खुलेगा तो लगभग $125 मिलियन का उसका डेली का जो मांस है, चावल है, दवाइयां है भारत और इंडो पैसिफिक से वो जो जा रही है वो भी रुकी हुई है, जो रसिया के रास्ते से आ रही है, महंगी पड़ रही है। और उसके बाद जो दूसरा उसका रास्ता है कि वो खुद का तेल नहीं बेच पा रहा है। तो जब पूरी तरह जैसे कल चाइना का शिप जो है अमेरिका ने आके हिंद महासागर में रोक दिया, तो उस तरह से फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी टूट रही है, और इसीलिए खालिबाफ है जो है, उनके मसूद है या उनके विदेश मंत्री है, ये टारगेट नहीं किए जा रहे हैं, जबकि बहुत बड़ी सिक्योरिटी गार्ड वाले टारगेट किए जा चुके हैं। ये नहीं किए जा रहे क्योंकि यही कहीं ना कहीं ईरान की सत्ता संभालेंगे और अमेरिका के साथ हमें मिलाएंगे जी। बिल्कुल, अब क्योंकि यहाँ पर आनंद स्वरूप जी ये भी समझना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने की चाहत रखते हैं, वो चाहते हैं कि एक डील हो जाए, समझौता हो जाए, तो क्या होर्मुज की वजह से उनकी टेंशन बनी हुई है? क्योंकि अभी तक तो लगातार ये कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि हमें नहीं मालूम कि ईरान को कौन चला रहा है, कौन वहाँ पर फैसले कर रहा है, लेकिन अब ईरानी सुप्रीम लीडर से अगर मिलने की बात करें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, ट्रंप की कोई भी स्टेटमेंट होती है उसको आप उस तरीके से उस वेटेज से नहीं दे सकते। पूरा विश्व भी जानता है, वो कहते कुछ है करते कुछ है। 28 फरवरी को जब अटैक किया था उन्होंने ईरान के ऊपर, तो देखिए उस टाइम पे 30 बातें चल रही थी, तो कोई बात ही नहीं थी कि अब ईरान के ऊपर अटैक किया जाता, वही टॉक्स ऑर्गेनाइज हो जाती और कुछ आपस में एक तरीके से एग्रीमेंट आ जाता, तो इस तरीके तक बात आती नहीं। ट्रंप की रेटिंग्स जो है आप देखिए कि -25 कल के उसमें आया न्यूज के अंदर कि -25 नेगेटिव पॉइंट्स में आ गए, और आज तक के सबसे अनपॉपुलर अमेरिकन प्रेसिडेंट की उनकी रेटिंग्स आ गई हैं। तो ट्रंप के पास में कुछ ज्यादा अपने को बचाने के लिए बचा नहीं है। और देखिए जो गैस की प्राइसेस है ना 4.24 पर गैलन पहुंच चुकी है अमेरिका के अंदर, तो वो एक आम व्यक्ति को इम्पैक्ट कर रहा है। वहां पे उनकी अनपॉपुलरिटी इतनी हो गई है कि वो फेस सेविंग के लिए बार बार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। हाँ, रही बात ईरान की, ईरान भी अब पहचान चुका है, इस चीज को जान चुका है कि हमने इतने दिन तक अगर अमेरिका को होल्ड कर दिया और अमेरिका को हम एक हार्मोज को लॉक करके पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू और यूएसए के जो एलाइज हैं पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, उनके ऊपर बार बार अटैक करके प्रेशर बनता जा रहा है। अमेरिका की छवि जो इंटरनेशनल है वो तो इम्पैक्ट हो ही गई है। जिन देशों को वो कहते थे कि क्लेम करते थे कि हम इनको पूरा का पूरा सिक्योरिटी सपोर्ट देंगे, उनको नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी गुडविल की लॉस हो गई है। अब 2 दिन पहले आप देखिए कुवैती जो अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट था कुवैत का, वहां पे डैमेज हो गया, ड्रोन आ गया। तो इनके सिस्टम्स खुद के जो पैट्रियट और थार्ड मिसाइल थे वो भी अब एक तरीके से इफेक्टिव नहीं बची है। इजराइल अपने तरीके से चल रहा है लेबनान को एक्सटर्मिनेट करने के लिए, हिजबुल्लाह को करने के लिए, वहां पे उन्होंने टॉप लीडरशिप को 2 बार उनके एलिमिनेट कर दिया है। तो हर एक व्यक्ति अपने एजेंडा से चल रहा है। अमेरिका का जो इम्पैक्ट है इस वॉर के अंदर जो इजराइल के साथ खड़े होने से,
ट्रंप की जो रेटिंग्स है वो कम हो रही है, और ट्रंप अगर ये कुछ भी स्टेटमेंट वंदना जी देते हैं तो उसको इतने सीरियसली नहीं दिया जा सकता। हाँ, एक पॉजिटिव बात कही जा सकती है, अगर वो अपनी तरफ से कहते हैं कि वो पहल कर रहे हैं तो एक तरीके से कह सकते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग कह सकते हैं कि ट्रंप थोड़ा झुकने की या फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदाज में आ रही है, मगर बार बार हर दूसरे दिन वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे पूरे वॉर का फिर चेहरा फिर दोबारा बदलता हुआ दिखता है। तो ट्रंप की किसी भी स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं दिया। ठीक है डीके गुप्ता जी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से खुद को अलग कर लेते हैं, यानी इस युद्ध में शुरुआत में इजराइल के कहने पर ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने ये युद्ध छेड़ा, ईरान पर हमला किया, लेकिन अब दोनों अलग रास्तों पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार समझा रहे हैं कि इजराइल लेबनान पर हमला ना करे, लेकिन वहाँ पर हमले लगातार हो रहे हैं। तो इजराइल किस दिशा में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या करने वाले हैं इजराइल को लेकर? वंदना जी देखिए, अमेरिकन पॉलिटिक्स की खूबसूरती है कि वहां पे इजराइल को अपने गोदी में बच्चे जैसा पसंद किया जाता है। वहां के घर घर में बातें चलती हैं इजराइल के लिए, इजराइल को बहुत पसंद किया जाता है, और वहां की पॉलिटिक्स में बहुत वो अपना एक मुद्दा रखता है। और क्रिश्चियनिटी वहां के पॉलिटिक्स में, चाहे अभी जर्मनी का इलेक्शन हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का इलेक्शन हुआ हो, यहाँ पे जो भी फ्रैंक वगैरह जो चाइना फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं, ये लोग नए जनरेशन के हैं जो कि रिलीजन्स को भी लेके सामने आए। और इसलिए अमेरिका का जो इलेक्शन पिछली बार हुआ है, देखेंगे ट्रंप के मुद्दे में ज्यादातर क्रिश्चियनिटी की चीजें थी, चाहे वो गर्भपात का रहा हो इशू, चाहे वो बहुत सारे इशू थे जो कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड थे। तो इजराइल को अमेरिका ही नहीं, पूरा यूरोप बचाने के लिए आ जाएगा अगर समय आ जाएगा। देखिए आप इस युद्ध की गंभीरता समझिए, 1981 में जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय यही ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था। उसमें 500 शिप थी अमेरिका के पास, उसमें से 30 शिप लाके और इनको स्पॉट करके सारा हॉर्मुज खुलवा दिया था। ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ₹1 एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते, जितना का सामान बेचोगे उतना ही देंगे। इनके पास 700 शिप है, लेकिन उसका केवल 10 शिप आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आई हुई है। वो चाहते ही नहीं है कि हम इसको ईरान को वो स्ट्राइक करें, वो इतना ही एंगेज करना चाहते हैं जिससे ईरान अंदर अंदर खोखला होता रहे, ईरान टूटता रहे, मिडिल ईस्ट में बातें बिगड़ती रहे, मेरा हथियार बिकता रहे, मेरी इकोनॉमी बढ़ती रहे, और मुझे दुनिया चाहे कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके डाटा से देखेंगे तो उन्होंने बहुत कम सैनिक भेजे हैं, बहुत कम सारे शिप भेजे हैं, नहीं तो आज 25-30 साल के बाद उन्होंने केवल 10 शिप लाए, जबकि युद्ध ज्यादा भीषण। यही वो कहते हैं कि जहां तो उनका कहीं भी 500-600 यानी आप ये कह रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उसी के तहत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्या ये बात अमेरिका के लोगों को समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि वेव तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिखाई दे रही है वहां पर। देखिए वेव पे ऐसा होता है कि अगर आप जॉर्ज बुश को देखेंगे इराक युद्ध के बाद उनकी 25% नीचे रेटिंग हो गई थी, लेकिन अगला इलेक्शन में वो जीत जाने वाले थे। और यही ट्रंप पिछली बार इलेक्शन हारे थे, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जीते थे, लेकिन कुछ टेक्निकल सेंस से हारे थे। ऐसे 4-5 राष्ट्रपति जिनकी रेटिंग 20-20 तक चली गई थी, लेकिन अगला इलेक्शन जीत गए थे। तो ये जो स्पोरेडिक वेव आती है वो मीडिया में और पब्लिक में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां 50-50% दो ही पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, 50-50% है। अगर उसमें से 50 में से अगर 10% भी रोड पर आ गए तो दुनिया में हल्ला मच जाता है, उनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन देखेंगे कि अब वो चुपचाप कूल काम हो के इस युद्ध को नहीं करने देंगे, चुपचाप इस पॉलिटिक कर रहे हैं, और वहां के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अब धीरे धीरे करके अपना मिड टर्म इलेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हर नेता करता है, जैसे मोदी साहब हमारे हैं, जब कभी विदेशी दौरा रोक देते हैं 2-4 महीने, जब कोई स्टेट में इलेक्शन होता है तो अब उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अब उन मुद्दों पे जा रहे हैं जिससे कि मैं अपना फिगर दिखा सकूं, देखो मैंने ए काम करके दिखा दिया। जो कि अभी कल परसों का उनका बयान है कि बराक ओबामा पिछले 10-15 साल को कोशिश करता था, कुछ नहीं कर पाया, मैंने जो है एक छोटा सा न्यूक्लियर का रद्द किया समझौता, उसका देखो ईरान को मैंने एंगेज कर दिया, अब वो नहीं बना सकता। ठीक है, ये पब्लिक को वहां पर समझाया जाएगा उनके लिए। ठीक है आनंद स्वरूप जी, लेकिन बहरीन और कुवैत जैसे जो देश हैं, क्या वो बलि का बकरा नहीं बन रहे हैं? क्योंकि IRGC की ओर से दावा किया जा रहा है कि भाई हमने जो हमला किया है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आप अमेरिका को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं ईरान के खिलाफ, तो ये हमले वो आगे भी जारी रखेगा, क्योंकि अमेरिका से सीधा तो मुकाबला कर नहीं सकता है। हालांकि कुवैत ने मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी, पाकिस्तान भी उसमें शामिल था, तो क्या वो सारी मध्यस्थता बेकार रह गई? वरना जी देखिए, बहुत आपने अच्छी बात बोली। जो कमजोर कड़ी कौन है इसके अंदर? कमजोर कड़ियां हैं UAE है, कुवैत है, बहरीन है, तो इन कंट्रीज को ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं बार बार अटैक करके। UAE जिसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था, वहां पे इतना डैमेज कर दिया। इवन कितने लोग माइग्रेट कर रहे थे USA से, अपना UK से, उनके जो इनहेरिटेंस लॉज लगते ही
यूएई के अंदर। अब यूएई की स्थिति देखिए, वहाँ की जो प्रॉपर्टीज इतनी कॉस्टली होती थी, बड़ी बड़ी उनकी जो बिल्डिंग्स थी, सबके रेट्स, प्रॉपर्टी रेट्स 40% गिर गए। डेफिनेटली अमेरिका जो उसका एक छवि थी वो तो धूमिल हुई है। उसके अलावा ये 3 जो कंट्रीज है, ये बलि के बकरे बने ही बने हैं, क्योंकि ये अमेरिका के बल पर ही खड़े हुए थे कि हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और वो प्रोटेक्शन जो कह दीजिए इनके एक तरीके से काम आया नहीं। तो वो अब जो है आपस में आप देखिए फिर से ग्लोबल जो है डिप्लोमेसी एक तरीके से रीडिफाइन होगी। इसके बाद में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस फिर से रीडिफाइन होंगी। आप देखिए कि अमेरिका ने इस वॉर में इसराइल के साथ में आकर के इसराइल को सपोर्ट तो किया। ईरान के जो 3 प्रॉक्सीज थे वो काफी हद तक डैमेज हो गए, मगर आईआरजीसी क्या कर रहा है, डायरेक्टली अमेरिका को स्टेट में उन पर अटैक न करके उनके जो एलाइज है जो इनको सपोर्ट दे रहे हैं वहां पे रीजनल एरियाज प्रोवाइड करके, उनके ऊपर बार बार अटैक करके ये क्या तो अपना एक स्थिति क्रिएट कर देते हैं कि भाई हम तो पीछे हटने वाले नहीं है, आप नहीं मान रहे हमारे अटैक करने, तो हम आपके जो साथ में छुटपुट खड़े हैं उनको तो बिल्कुल ही हम एक तरीके से काफी हद तक ध्वस्त कर पाएंगे। जैसे अमेरिका इनको कर रहा है बैलिस्टिक, तो वो भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू एक फियर फैक्टर क्रिएट करते जा रहे हैं, जिससे अमेरिका के ऊपर भी प्रेशर अपने अलाइज की तरफ से आ रहा है। तो ये एक तरीके से बलि का बकरा जो कमजोर कड़ियां है वो बन गई। बिल्कुल। और डीके गुप्ता जी, क्योंकि अमेरिका इससे पहले कह चुका है कि भाई हम एक बार में सॉल्यूशन करना चाहते हैं, चाहे युद्ध लंबा खिंच जाए। ईरान ने कह दिया है कि सरेंडर करने को वो तैयार नहीं है। ये बात कैसे बन पाएगी, और आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति खत्म हो गई है दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं? देखिए, ईरान के लिए बहुत सारे मुद्दे, अमेरिका के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। ईरान के लिए एक मुद्दा है सर्वाइवल, अमेरिका के लिए क्यूबा मुद्दा है, वेनेजुएला मुद्दा है, टैरिफ मुद्दा है, चाइना मुद्दा है, ताइवान मुद्दा है। उसके लिए जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी उसको ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। ट्रंप उस पर राजनीतिक फाइलों पे काम करते हैं। ईरान के लिए एक ही मुद्दा है, सर्वाइवल का मुद्दा है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो शायद शाम को एक बार ब्रीफिंग लेते होंगे ईरान के लिए कि क्या हो रहा है ईरान में, अदरवाइज और मुद्दों पर ध्यान देते हैं भारत साथ एफटीए कब होगा, कैसे होगा, कितना फायदा होगा। तो इसलिए जो इकोनॉमिकली जो जैसे क्यूबा का मैं कल न्यूज पढ़ रहा था कि क्यूबा के अंदर की बातें पढ़ो जो बाहर नहीं आ रही है। क्यूबा में 12 अभी तक प्रदर्शन हो चुके हैं। अब लोग उब रहे हैं क्योंकि क्यूबा का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो वेनेजुएला से बेटर है, लेकिन फिर भी कितने दिन तक, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, क्योंकि लोगों को खाने के लिए नहीं है, लोगों के लिए पानी नहीं मिल रहा, बिजली 18 घंटा लगे। ऐसे ईरान के अंदर हालत होते जा रही है। तो एक दिन वही की पब्लिक जो आ जाएगी, उनको कोई लॉस नहीं रहा, टाइम लाइन लेके नहीं चल रहे हैं अमेरिका वाले कि कैसे होगा, क्या होगा, कितने दिन में होगा, नहीं। वो इस तरह से वीक करेंगे हर जगह से। अभी कल ही जो भी हथियार ले सकता है ईरान या कोई बना सकता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जो कंपनियां थी। तो ये धीरे धीरे मेजर्स लिए जा रहे हैं जो फ्लैश मीडिया में नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे कर करके उसको तोड़ रहा है वो, और करते करते अपने दूसरे मुद्दे को समझाता रहेगा। जैसे कि हमारे यहाँ देश में आए हुए टैरिफ एफटीए पर बात चल रही है, उधर चाइना से मीटिंग करके उन्होंने रेयर अर्थ और सारी चीजों को, ताइवान को जो है इंडिया से अभी आगे चला गया है शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। इतना अच्छा है, तो इसको उस पर भी निगाह अमेरिका की है कि कहीं उसको अंदर चाइना ना आ जाए। तो अमेरिका के लिए बहुत सारे सेट्स हैं, ईरान के लिए केवल सबसेट्स हैं। तो ईरान जो है अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता रहे, और इंगेज करना ही ईरान पर उनको मारने के बराबर है। जरूरी नहीं कि अब लड़ाई लड़ी जाए वो, क्योंकि ब्लॉक किया जा चुका है, सारी चीजें प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वो उस तरह से चीजें नहीं बेच पाएगा जो कि 28 फरवरी से पहले कर पा रहा था। वो चीजें उसके पास नहीं है। अब धीरे धीरे वहां पे चीजें 2 या 4-6 महीने में तो वेट एंड वॉच वाली। और ईरान क्या वेट कर रहा है कि इनकी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है, तो शायद इसके प्रेशर से टाइम बाई करो, ऐसे टाइम बाई करो, शायद वो खुद जो है सरेंडर कर दें ट्रंप कि छोड़ो ईरान को। ठीक है आनंद स्वरूप जी, लेकिन ईरान के सामने तो अभी आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति है ना। वो अगर युद्ध को लंबा खींचता है तो उसके पास वो पावर खत्म हो रही है, और अगर युद्ध वो रोकना चाहता है तो समझौता उसको करना पड़ेगा यूरेनियम संवर्धन को लेकर, जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है। और इस पर अगर राजी हो जाता है तो जो जिस रजीम चेंज की बात की जा रही थी वो फिर से भड़क सकता है, लोग प्रवोक हो सकते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि अभी तो सिंपैथी है ईरान के सुप्रीम लीडर के पास वहां के लोगों की। वंदना जी देखिए, सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो अमेरिका की तरफ से आई है उसको आप साइकोलॉजिकली अगर इंटरप्रेट करते हैं तो ट्रंप ने बोला कि मैं जमीनी जो अटैक करने का जो मिशन है उसको मैं अबॉर्ट करता हूँ। तो यानी कि एक थ्रेट परसेप्शन तो ईरान का बहुत बड़ा है कि अगर वो जा करके वहां पे जमीनी लड़ाई करके यूरेनियम को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं
तो ये एक कह लीजिए कि ट्रम्प का जो बातों बातों में साइकोलॉजिकल इंटरप्रेट करते एक फेलियर वाला स्टेटमेंट उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि वो एक अपनी जो शक्ति जो पहले मानते थे उसको अब वो मान रहे हैं कि वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है, इतनी रिसोर्सफुल नहीं है कि अंदर घुस करके उनकी बाउंड्रीज के अंदर। दूसरी बात यह है कि ईरान का जो पूरा जो क्षेत्रफल है उसके अंदर इलाका ऐसा है कि वहाँ पे ग्राउंड ऑफेंसिव इतनी अच्छा हो भी नहीं सकता। वहाँ की जो प्रजा है कह लीजिए वो अपने सुप्रीम लीडर के साथ अभी भी एसोसिएटेड है, उनके जो अपने कह लीजिए कि जो मोटिवेशन लेवल है अभी भी ठीक है। हाँ, 12,500 अगर एयर स्ट्राइक एक कंट्री पे अगर कोई बड़ी कंट्री कर देगी अमेरिका जैसी तो डेफिनेटली डैमेज तो होगा, मगर अपने मंसूबों में अमेरिका भी पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा है। केज की तो अभी तो कोई ऐसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि लक्षण ऐसे दिख भी रहे हो। और वहां पे अगर कोई भी सामान्य देश के अंदर अगर युद्ध होता है तो आर्थिक स्थितियां उस टाइम पर थोड़ी टाइम के लिए रुक जाती है। सारे के सारे नागरिक का जो अपना ध्यान होता है साइकोलॉजिकली वो वॉर की तरफ चल जाता है। एक्सटर्नल कि घर की लड़ाई तो होती रहेगी, पहले बाहर वालों को हम संभाल लें। तो वो चलते हुए आप देखिए कि ट्रंप ने एक तरीके से विड्रॉल दिखाया है अपनी स्टेटमेंट से। उन्होंने बोला है कि जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो मैं नहीं करूंगा जी। इसमें ईरान के लिए युद्ध डेफिनेटली खिंचेगा तो और नुकसान होगा, मगर अभी भी ईरान के पास में उनके ड्रोन जो है इनकी बैलिस्टिक मिसाइलें इतनी है कि एक तरीके से बिल्कुल युद्ध रोकना तो ईरान भी चाहता है, इसलिए वो भी होर्मुज के जरिए एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एक अच्छे नोट पर इस पूरे मसले को लेकर समझौता हो, लेकिन ईरान यूरेनियम संवर्धन को लेकर भी तैयार नहीं है। तो ये डील कब जाकर होगी और किस तरीके से हो पाएगी मुमकिन ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।